हेलो। स्टार्ट कर दूं? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। माय नेम इज़ डॉक्टर कुरतुल मती। आई एम अ सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन पैथोलॉजी। और आज आप लोगों का जो हम यूनिट स्टार्ट करेंगे वो है हीमोडायनेमिक्स पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी में से हम हीमोडायनेमिक्स का यूनिट आज स्टार्ट करेंगे। और जिसका पहला टॉपिक है एडीमा एंड डिफ्यूजन। तो मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारे इसको आसान बनाने की कोशिश की, क्योंकि ये यूनिट आ रही है? आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही? माइक का तो मसला नहीं है। क्योंकि इधर देखो, यहाँ पे दो हैं, इसका तो कुछ वो नहीं है। अब क्या करूँ? आवाज आ रही है? ठीक है। वो ऊपर माइक के ऊपर ना ग्रीन अच्छा जा रही है। ठीक है, स्टार्ट करना। ठीक है। So बच्चों, my name is डॉक्टर कुरतुल मती। आई एम सीनियर डेमोस्ट्रेटर इन पैथोलॉजी। और आज हम लोग हीमोडायनेमिक्स का यूनिट स्टार्ट करेंगे। जनरल पैथोलॉजी का एक पार्ट है हीमोडायनेमिक्स, और इसमें से हमारा होगा एडीमा डिफ्यूजन। इट इज़ अ बेसिकली ज़रा टफ सा यूनिट है, इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को शुरू से अपना एक इसमें एक टेम्पो बनाना होगा और शुरू से इसको अंडरस्टैंड करना होगा। जहाँ आप लोगों को मुश्किल होगी वहाँ आप लोगों ने मुझे बताना है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आई वेलकम यू ऑल। मेरा फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के साथ। अच्छा, एडीमा होता क्या है और एफ्यूजन क्या होता है? सबसे पहले तो इसको हम disorders that perturb cardiovascular or hepatic function are often marked by the accumulation of fluid in the tissues, which is called edema. I'm using Robbins, जो आप लोगों की Robbins ओपन करके देख सकते हैं, और वहीं से ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आप लोगों को ना एक्सप्लेन करनी है ना कंफ्यूज करना है।
डिसऑर्डर, ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि पर्टिव का मतलब होता है विच डिस्टर्ब द कार्डियोवैस्कुलर, रीनल से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर मींस हार्ट से रिलेटेड, रीनल, किडनी एंड हेपेटिक लिवर फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं और ऑफन मार्क फ्लूइड इन द टिश्यूज व्हिच इज कॉल्ड एडीमा। मतलब फंक्शन डिस्टर्ब हुआ टिश्यूज के अंदर अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी तो हम उसको कहेंगे एडीमा। और अगर वही फ्लूइड एक्यूमुलेशन बॉडी कैविटीज में होगी तो उसको हम कहेंगे इफ्यूजन। टिश्यूज में हुई, सॉलिड टिश्यू में हुई तो उसको क्या, एडीमा। और वही अगर सिरोजल लाइन किसी भी बॉडी कैविटी में हुई तो हम उसको कहते हैं इफ्यूजन। तो ये दो एंटिटीज आप लोगों ने अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टिश्यू इट इज कॉल्ड एडीमा एंड वेयर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड इफ्यूजन। So simplified form में edema is a swelling. Edema is a swelling that occurs outside its joint. जो जॉइंट से बाहर हो रही है टिश्यू। और इफ्यूजन ऐसी स्वेलिंग है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन है जो कि जॉइंट के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जब एक ऊपर एडिमा इन फुट और एंकल दिखाया हुआ है, ऊपर नॉर्मल फुट दिखाया हुआ है और नीचे एडिमा दिखाया हुआ है। एडिमा नॉर्मल आप अपने यूज करते हैं वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, जब भी पेशेंट से इंटरेक्शन हो, आप देखें किसी का पाँव अगर सूजा हुआ हो तो हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा एडिमेटस है, सूजा हुआ है, एडिमा है। हम स्वेलिंग का वर्ड नॉर्मली बीइंग अ डॉक्टर यूज नहीं करते, हम एडिमा का वर्ड यूज करते हैं। सो वेयर देयर इज एनी स्वेलिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे एडिमा हुआ है। जिस तरह यहाँ पे फुट दिखाया हुआ है, ऊपर नॉर्मल है और नीचे एडिमा दिखाया हुआ है, एडिमेटस। और साथ आप देखिए सर्कल सा बनाया हुआ और वहाँ पे फिटिंग का मतलब ये कि जब आपने उसको प्रेस किया तो वहाँ एक फिट सा बन गया, मतलब एक होल सा, पडल सा बन गया है। तो इसका मतलब है कि वो नीचे दब गया है, जब आपने उस पर उंगली रखी वो फिट सा बन गया पाँव के ऊपर, तो इट मीन्स दैट्स फिटिंग एडीमा। और वो शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हुई थी, जो फ्लूइड को आपने प्रेस किया तो वो नीचे की तरफ दब। साथ आप इफ्यूजन को अगर उससे कंपेयर करें एडीमा से, तो इफ्यूजन में नी इफ्यूजन दिखाई दी है, ये नॉर्मल दिखाया हुआ है, और यहाँ पे इफ्यूजन दिखाई दी है, स्वेलिंग व्हिच इज कॉज्ड बाय द एक्सेस फ्लूइड अराउंड द नी जॉइंट। तो यहाँ पे हम एडिमा टर्म यूज नहीं करेंगे क्योंकि जॉइंट कैविटी में है, तो यहाँ पे हम लोग इफ्यूजन का वर्ड में क्या होता है बच्चों, आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज मैं भी समझाती हूँ। जब एडिमा का वर्ड इफ्यूजन का हम यूज करेंगे, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, द टेंडेंसी of vascular hydrostatic pressure to push the water and salts out of the capillaries into the interstitial space is nearly balanced by the tendency of the plasma colloid osmotic pressure to pull water and salt back into the vessel। तो दो बातें इधर हो रही हैं, एक तो हम दो तरह के प्रेशर डिस्कस कर रहे हैं, वैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। दो प्रेशर की बात हो रही है। साथ आप दो वर्ड देखेंगे, पुश एंड पुल, दो बातें पुश और पुल की हो रही हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है कि ये दोनों प्रेशर नियरली बैलेंस्ड है, एक वैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और दूसरा प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। एक हम कह वैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का काम क्या होता है, जो कि वाटर को और सॉल्ट्स को कैपिलरी से बाहर पुश करता है। कैपिलरी के बाहर क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये मैं आगे आपको तस्वीरें लगाई हुई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ पिक्टोरियल से। अच्छा, और दूसरा होता है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका क्या काम है कि उसने वाटर और सॉल्ट को वेसल के अंदर पुल बैक करना है, कॉर्टिस खींचना है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब एडिमा नहीं होता तो नॉर्मली ये दोनों प्रेशर आपस में बैलेंस रहते हैं। वैस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रो से आपको नाम से पता लगता है कि रिलेटेड टू वाटर, एंड वैस्कुलर मींस वेसल। अब दूसरा जो प्रेशर है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ पे भी वर्ड यूज होगा इट विल मीन प्रोटीन या एल्ब्यूमिन का प्रेशर। तो नॉर्मली ये दोनों प्रेशर बैलेंस में रहते हैं। और आगे वो कह रहे थे
हेलो, दोबारा स्टार्ट करूँ? अच्छा, अच्छा, अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या है कि जो वेस्कुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इट इज नियरली बैलेंस्ड बाय द प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और नॉर्मली देयर इज यूजुअली अ स्मॉल लेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियम, थोड़ा सा मूवमेंट ऑफ फ्लूइड जो इंटरस्टिशियम में होती है, इट इज यूजुअली ड्रेन बाय द लिम्फेटिक वेसल्स, क्योंकि वहाँ इंटरस्टिशियम में लिम्फेटिक वेसल्स भी हैं, और अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ड्रेन होता हुआ थोरेसिक ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाता है और टिश्यूज को ड्राई रखता है। ड्राई का वर्ड यहाँ स्पेसिफिकली कॉमा में यूज किया हुआ, इट मींस के वहाँ पे कोई एडिमा फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होती, ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बता रहे हैं। अच्छा, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अलग से अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि वो मतलब जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, लेकिन इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि इट इज द प्रेशर व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दैट इज द ब्लड प्लाज्मा, और एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड ऑन द वॉल। जो ब्लड वेसल के अंदर जो प्रेशर है फ्लूइड का, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। And intravascular hydrostatic pressure is the main force that determines the fluid egress from the vasculature. ये मेन फोर्स है जो कि डिटरमिन करता है कि फ्लूइड ने वेसल से बाहर जाने, egress का मतलब होता है बाहर निकलना। The hydrostatic pressure in the intravascular space is the principal force driving the water and electrolytes, water या salts, out of the capillary into the interstitial space. ये बेसिकली वेसल के अंदर का प्रेशर है जो कि वाटर और सॉल्ट्स को वेसल से बाहर पुश करेगा, ड्राइव करेगा बाहर, आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक डायग्राम से मैंने आप लोगों को बता रही हूँ और बताने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये कैपिलरी है, ये रेड। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कैपिलरी के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, ठीक है। यहाँ पे ये आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी बताया हुआ है, जहाँ से ब्लड अंदर जा रहा है, और वीनस एंड ऑफ कैपिलरी जहाँ से ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दो एरोज हैं, आप देख लो कि एक ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ये क्या कर रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, वेसल से बाहर ये फ्लूइड को, वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर की तरफ पुश करता है, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल ये और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका क्या क्या काम होता है, ये बाहर की तरफ पुश करता है और ये ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर की तरफ पुश करता है। आप इन दो टर्म्स को फिलहाल देखो, एक बाहर की तरफ पुश कर रहा है और एक अंदर की तरफ को पुल रखता है, मतलब अंदर की तरफ खींचता है। तो नॉर्मली ये बैलेंस रहता है। तो ये अगर आपको समझना हो कि ये किस तरह है, ये कैपिलरी होती है और उसके बाहर जो स्पेस होती है दैट इज इंटरस्टिशियम, और उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है। अच्छा, वैसे ही आप लोगों की फिजियोलॉजी का पार्ट है, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू कि बॉडी कंपार्टमेंट किस तरह होते हैं, ये बॉडी फ्लूइड्स की अगर आपने समझना हो, ये दिस इज एन एक्स्ट्रा थिंग, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए कि नॉर्मली कंपार्टमेंट्स में, बॉडी कंपार्टमेंट्स में एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल, एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड जैसे आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, दिस इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक वेसल दिखाई दी है, ठीक है, रेड कलर का, इसमें ब्लड शो किया हुआ है, और साथ ही इंटरस्टिशियम स्पेस है जहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड रन कर रहा है। फिर अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी उसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर में बताया हुआ है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 26% इंटरस्टिशियल फ्लूइड है एंड देन 67% इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ये सब आपकी फिजियोलॉजी का पार्ट है, जस्ट टू रिमाइंड। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जब ऊपर एक स्किन दिखाई हुई है और ऊपर एक सेंसर दिखाया हुआ है, जब भी कोई ट्रांसमीटर या सेंसर स्किन से इंटरेक्ट करता है तो फॉरन वेसल नहीं आती, स्किन होती है, फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड बीच में आता है एंड देन कम्स द ब्लड वेसल। ये ब्लड कंपार्टमेंट्स का बताया हुआ है कि किस तरह से। फिर यहाँ पे भी मैंने फ्लूइड कंपार्टमेंट्स दिखाए मैं आपको कि दिस इज द वेसल, दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस एंड दिस इज द सेल, बेसिकली टिश्यू। And extracellular fluid compartment consists of 20% of body weight and intracellular fluid compartment constitutes 40% of body weight. और यहाँ पे ये एरोस दिखाया मैं, ये बताया हुआ है कि किस तरह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की ये ट्रांसमिशन होती है।
फिर एक और डायग्राम है, यहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से टोटल फ्लूइड बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, देन इंटरसेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सो ये टोटल बॉडी का वाटर कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 40 लीटर, जिनमें से 15 लीटर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड 25 लीटर इज द एक्स्ट्रा इंट्रासेलुलर। So this is all part of physiology, जहाँ पे हम बॉडी फ्लूइड या बॉडी कंपार्टमेंट में फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अब दोबारा से पैथोलॉजी की तरफ आपको थोड़ा सा एक समझ देनी थी कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसकी होती है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो मैंने आपको बताया, अब कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को देखते हैं। अच्छा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों और ऑनकोटिक प्रेशर ये दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है। अगर आपको कहीं ऑनकोटिक प्रेशर लिखा हो या कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर लिखा हो तो दिस वन एंड द सेम थिंग। It is basically a form of osmotic pressure which is induced by proteins, notably albumin in blood vessels plasma, that displaces water molecules, thus creating a relative water molecule deficit with water molecules moving back into the circulatory system within the lower venous pressure end of capillaries. So इस प्रेशर ने बेसिकली ये किसका प्रेशर होता है? प्रोटीन्स का, नोटेबली एल्ब्यूमिन का प्रेशर होता है पेशेंट की ब्लड वेसल में। अच्छा, और इसका काम क्या होता है कि इसने वाटर को सर्कुलेटरी वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स को इसने वेसल के अंदर रिटेन रखना होता है। इट हैज द अपोजिंग इफेक्ट ऑफ बोथ हाइड्रोस्टैटिक ब्लड प्रेशर पुशिंग वाटर एंड small molecules out of the blood into the interstitial space within the arterial and capillaries and interstitial colloid osmotic pressure. So it is the opposite of hydrostatic pressure. तो दो तरह के प्रेशर हो गए, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया और दूसरा है ऑनकोटिक प्रेशर या प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक का प्रेशर का काम ये है कि उसने वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ब्लड वेसल से इंटरस्टिशियल स्पेस में पुश करना है, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ने वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को वेसल के अंदर रिटेन रखना है, पुल बैक रिटेन रखना है उसमें। ये डायग्राम बच्चों इंटरनेट से ली थी समझाने के लिए कि ये कैपिलरी है, यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस होती है बाहर, और ये कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर व्हिच इज नॉर्मली designated as EC pressure of the capillaries, and this is PIF interstitial fluid hydrostatic pressure, and this is plasma colloid osmotic pressure। ये तो बोल्ड एरोज दिखाए हैं। सो नॉर्मली ये बैलेंस्ड रहता है, ये एक फॉर्मूला होता है। आप आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इस लेवल पे अंडर ग्रेड लेवल पे आप लोगों के लिए इतना ही काम। अच्छा, ये बच्चों रॉबिन से डायग्राम दी है, बाकी इंटरनेट से मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ली थी। दिस इज डायग्राम फ्रॉम योर बुक, रॉबिन से डायग्राम दी है। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाया हुआ है कि फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस फ्लूइड मूवमेंट अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स। नीचे लिखा हुआ है नॉर्मली हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑस्मोटिक फोर्सेस आर नियरली बैलेंस्ड सो दैट देयर इज लिटिल नेट मूवमेंट ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल्स। नॉर्मली ये दोनों जो प्रेशर्स हैं या फोर्सेस हैं वो बैलेंस में रहती हैं। मेनी डिफरेंट पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपको आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, which are associated with increase in the capillary hydrostatic pressure or decrease in the plasma osmotic pressure that leads to the extravasation of fluid into the tissues. Lymphatic vessels remove much of the excess fluid, but if the capacity for lymphatic drainage is exceeded, tissue edema results. So सारा कोर आपको इन 7 लाइंस में भी पता चल रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आर्टीरियल एंड ये कैपिलरी बेड दिखाया हुआ है, वेसल दिखाई है। यहाँ पे ये आर्टीरियल एंड है, दिस इज द वीनस एंड। अब यहाँ पे ये एक रेड कलर का एरो है जो कि आर्टीरियल ब्लड को रेड दिखाया हुआ है और वीनस एंड को ब्लूइश दिखाया है कि ये ब्लड को यहाँ से वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को पुश कर रहा है बाहर की तरफ। और जो प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका काम ये है कि उसने वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेन रखना है वेसल के अंदर। बाहर आप देखो कि यहाँ पे लिम्फेटिक्स दिखाई हुई है, और लिम्फेटिक्स ये सारा लिम्फेटिक वेसल दिखाई हुई है। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है ना, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि कोई एक्स्ट्रा विजिट हो जाता है। मच ऑफ द फ्लूइड तो लिम्फेटिक वेसल जो एक्सेस फ्लूइड यहाँ चला जाता है उसको रिमूव कर देती है, तो यहाँ एडीमा नहीं होगा, कोई फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होगी। और साथ वो यहाँ पे लिख भी रहे कि बट इफ द कैपेसिटी फॉर द लिम्फेटिक ड्रेनेज इज एक्सीडेड, अगर ये कैपेसिटी एक्सीड कर जाती है, मतलब लिम्फेटिक्स प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं करे, तब टिश्यू एडिमा होता है। और लिम्फेटिक्स कहाँ लेके जाएंगी? थोरैसिक डक्ट में
large lymphatic channels में and eventually left subclavian vein से drain out. तो ये स्पेस नॉर्मली ड्राई ही रहती है, यहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होती. दिस वाज द डायग्राम फ्रॉम रॉबिन्स. अब क्या होता है एडीमा और डिफ्यूजन की हम पढ़ते हैं कि उसमें बेसिकली पैथोलॉजी को डिस्कस करना है डिटेल में. व्हेन द फ्लूइड बैलेंस इज डिस्टर्बेड, एलिवेटेड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अब दो सूरतों में होता है, टू कंडीशन. इधर द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज एलिवेटेड, या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है. ज़्यादा किस तरह हो गया कि बहुत ज़्यादा फ्लूइड वेसल से बाहर ड्रेन आउट कर रहा है, पुश कर रहा है. और डिमिनिश्ड फ्लूइड ऑस्मोटिक प्रेशर, या तो जो प्रोटीन और एल्ब्यूमिन का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है. ये दो प्रेशर्स या ये दो फोर्सेस या ये दो बैलेंसेस जब डिस्टर्ब हो जाएंगे, देन इट विल रिजल्ट इन द इंक्रीज मूवमेंट ऑफ फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल. तो बेसिकली एडीमा कब हो रहा है या इफ्यूजन कब हो रहा है, जब ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वेसल के बाहर एक्यूमुलेट हो रहा है. इफ द नेट रेट ऑफ फ्लूइड मूवमेंट एक्सीड्स द रेट ऑफ लिम्फेटिक ड्रेनेज, फ्लूइड एक्यूमुलेट्स. ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड वेसल से बाहर जा रहा है, लिम्फेटिक उसको प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं कर रहा, तब फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाएगा. विद इन टिश्यूज, अब मैंने पहले आपको बताया था, फर्स्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था कि अगर टिश्यूज के अंदर ये एक्यूमुलेशन हो रही है देन इट इज कॉल्ड एडीमा. और अगर सिरोजल सरफेस इन्वॉल्व है, कोई भी बॉडी कैविटी जो होती है हमारी बॉडी की, जैसे जॉइंट कैविटी होती है, इस तरह हमारी पेरिकार्डियल कैविटी होती है, हार्ट को सराउंड करती है, इस तरह हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है जो पेरिटोनियम को सराउंड करती है, इस तरह हमारी प्लूरल कैविटी होती है जो हमारे लंग्स को सराउंड करती है. तो जितनी भी ये कैविटीज होती है ना, इनको सिरोजा लाइन करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सिरोजल सरफेस. जब सिरोजल सरफेस इन्वॉल्व होगी तो फ्लूइड बॉडी कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट होगा और उसको हम इसको कहेंगे इफ्यूजन. सो एडीमा और इफ्यूजन का दोनों आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि एडीमा टिश्यू में हो रहा है, कोई भी सॉलिड टिश्यू ऑर्गन में हो रहा है, और जब बॉडी कैविटी सिरोजल सरफेस या बॉडी कैविटी इन्वॉल्व है और जो फ्लूइड है वो बॉडी कैविटी के अंदर जमा होगा, तो हम उसे कहेंगे इफ्यूजन. तो ये दो डिफरेंसेस आज आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए. अच्छा, एक और बच्चों यहाँ से मैंने डायग्राम ली थी, इंटरनेट से ली हुई है कि फॉर्मेशन ऑफ एडीमा तब वो. अब आप ये देखें, ये एक आर्टरी बनाई हुई है, एक वेन बनाई हुई है, बीच में ये कैपिलरी दिखाई हुई है. अब ये आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी और वीनस एंड, जैसे आप लोगों की रॉबिन्स में डायग्राम पीछे मैंने आपको दिखाई है लास्ट सेकेंड लास्ट स्लाइड में. अब यहाँ सिर्फ ये आप एरोस देखो कि यहाँ पे ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर की तरफ पुश हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. अच्छा, दूसरा जिस प्रेशर जो ऑनपोटिक प्रेशर है जो फ्लूइड को अपने अंदर रिटेन रखता है, वेसल जो ऑनपोटिक प्रेशर है वेसल के अंदर फ्लूइड को रिटेन रखेगा, वो जब डिक्रीज हो रहा है, इस एरो का साइज देखें और इसका साइज देखें, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन एरो का साइज भी श्रिंक हो रहा है और लिम्फेटिक से ड्रेन नहीं हो रहा. ठीक है. नॉर्मली लिम्फेटिक ड्रेन आउट करके बाहर निकाल देती है, यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं होती इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियल स्पेस में. लेकिन जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक्स काम नहीं करें, दिस इज अ बिग नो, तो फ्लूइड एडिमा विल डेवलप हियर, फ्लूइड एक्यूमुलेशन विल हैपन हियर. दिस इज अ टेबल फ्रॉम रॉबिन्स. यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा, फिजियोलॉजिक कैटेगरीज एज वेल एज पैथोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा. तो 5 बेसिकली कैटेगरीज हैं जिसमें हम कहेंगे कि एडिमा डेवलप होता है. सारे क्लिनिकल सिनेरियोज हैं मोस्टली. पहला हम देखेंगे कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. जब वेसल के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वो किन किन कंडीशंस में होता है? वो दो तरह की कंडीशंस में होता है. आइदर देयर इज इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न. वीनस रिटर्न क्या होता है कि ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट की तरफ वापस जाता है वीनस रिटर्न के थ्रू. एंड सेकेंड इज द आर्टीरियोलर डायलिटेशन. आर्टरीज की डायलिटेशन हो रही है. These are the some conditions बच्चों which you have to memorize कि कौन कौन सी conditions में impaired venous return होता है, हार्ट को properly blood नहीं जा रहा होता. This is the congestive heart failure जो हम कहते हैं. इसके अलावा constrictive pericarditis, ये भी हार्ट की condition है. ascites, liver cirrhosis, venous obstruction हुई है और compression हुई है, जैसे कोई थ्रोम्बस वगैरह, कोई एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, कोई मैस वगैरह, या फिर कोई लोअर एक्सट्रीमिटी इनएक्टिविटी हुई है, जैसे प्रोलॉन्ग डिपेंडेंसी या इमोबिलाइजेशन की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बस बन गए, क्लॉट्स बन गए.
इस सूरत में इम्पेयर्ड वीनस रिटर्न होता है, हार्ट की तरफ ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जाता। इसके बाद आर्टियोलर डायलेटेशन किस कंडीशन में हो गई, वैसे आर्टियोल्स बहुत डायलेटेड हुई है, हीट या न्यूरो ह्यूमरल डिसरेगुलेशन हुई हुई है, हार्मोनल डिसरेगुलेशन हुई हुई है, ऐसी कंडीशन में वीनस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सो यू हैव टू मेमोराइज दीज कंडीशन के इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन किन कंडीशन में। इसके बाद बच्चों दूसरी कंडीशन है रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोप्रोटीनीमिया। जैसे मैंने आपको बताया था एल्ब्यूमिन प्रोटीन है बेसिकली, अगर वो कम हो जाएगी रिड्यूस, तो वी आर यूजिंग द वर्ड हाइपोप्रोटीनीमिया प्रोटीन्स के लिए यूज किए हैं। कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है, या तो प्रोटीन यूजिंग ग्लोमेरुलोपैथीज, यहाँ ग्लोमेरुलोपैथीज मतलब किडनी से रिलेटेड कोई भी किडनीज की कंडीशन, कोई डिजीजेज जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम को उसने जिक्र किया हुआ है, जहाँ पे बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रोटीन वॉश आउट हो रही होती है, निकल रही होती है बॉडी से। दूसरी लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर की कंडीशन होती है जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, उसके नतीजे में एसाइटिस डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। एसाइटिस एक आम, अगर आप इसमें याद रखो तो इसमें अभी डिटेल में आप लोग मेडिसिन में पढ़ते हो एसाइटिस को, लेकिन पेट में पानी जमा हो जाता है एसाइटिस की कंडीशन, उसको हम तब लेबल करते हैं एसाइटिस। फिर मैल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है। न्यूट्रिशन में मोस्ट कॉमनली हमें प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी की अच्छी होनी चाहिए, और मैल का मतलब है कि इट्स नॉट प्रॉपर। देन प्रोटीन लूजिंग गैस्ट्रोएंटेरोपैथी, कोई भी गैस्ट्रिक कंडीशन है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा बॉडी से वॉश आउट होती है। अच्छा, ये दो मेजर कंडीशंस जिसमें इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर। थर्ड हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तो हमने वेसल की दोनों चीज़ें पढ़ ली, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरी चीज़ थी लिम्फेटिक्स जो बाहर थी, उसकी अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिस्ट्रक्शन होगी तब भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, नियोप्लास्टिक, कोई कैंसर है, कोई पोस्ट सर्जिकल है, सर्जरी के बाद से, या पोस्ट इरेडिएशन, कोई रेडिएशन वगैरह उस पेशेंट को मिली है, इन चार कंडीशन में लिम्फेटिक की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अच्छा, अब फोर्थ कंडीशन बच्चों सोडियम रिटेंशन। सोडियम इज सॉल्ट, रिटेंशन का मतलब है जमा हो रहा है। एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक अगर बॉडी में है विद रीनल इनसफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी मतलब कि रीनल किडनी सही काम नहीं कर रही है एंड एक्सेसिव सॉल्ट इनटेक हो रहा है। फिर इंक्रीज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, बॉडी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रही है। कोई भी रीनल हाइपोपरफ्यूजन हुई हुई है, कोई किडनी प्रॉपर्ली परफ्यूज नहीं हो रही है, या रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इंक्रीज उसकी एक्टिवेशन सिक्रीशन हुई है एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उस कंडीशन में भी सोडियम रिटेंशन होती है, वाटर बहुत ज़्यादा रिटेन रहता है। नॉर्मली ये कंडीशन होती है जब बीपी बहुत ज़्यादा, ब्लड प्रेशर लो होता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सॉल्ट को बहुत ज़्यादा रिटेन रखता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। लास्ट है बच्चों इन्फ्लेमेशन। सॉरी, इन्फ्लेमेशन में बच्चों एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड सॉरी एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये वाली कंडीशंस, इसके अलावा एंजियोजेनेसिस। सो ये आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन की यूनिट में स्टडी कर ली होगी, एक्यूट और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये होता है वेसल फॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस, एंजियो इज फॉर ब्लड वेसल्स। सो ये चार पांच कंडीशन बच्चों आप लोगों ने देखी हैं कि either it is increased hydrostatic pressure, reduced plasma osmotic pressure, then this is lymphatic obstruction, sodium retention or inflammation. सो ये पैथोफिजियोलॉजिकल कैटेगरीज ऑफ एडिमा है, ये फोर जो हम लोगों ने फाइव जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अच्छा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एडिमा फ्लूइड। जैसे एडिमा फ्लूइड में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होती है, तो हमने देखना है कि कौन सा टाइप ऑफ फ्लूइड एडिमा में या इफ्यूजन में एक्यूमुलेट होता है। इधर इट कैन बी इन्फ्लेमेटरी और इट कैन बी नॉन इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेशन और ये आपको
अपने इसमें पढ़ी हुई है, लास्ट यूनिट में आप लोगों ने पढ़ी है। अच्छा, फिर अब इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडिमा पहले हम देखते हैं कि क्या होता है। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडिमा इज बेसिकली, अच्छा यहाँ पे बच्चों आप लोगों को दो चीज़ का कॉन्सेप्ट रखना होगा जब हम इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडिमा और रिफ्यूजन की बात करेंगे या नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा और रिफ्यूजन की बात करेंगे तो दो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। इसके डिफरेंसेस भी अक्सर पूछे जाते हैं वाइवा में भी, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप लोग जब अपने क्लिनिकल सेटअप में जाओगे तब भी आप लोगों को एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट इन दो टर्म्स का पता होना चाहिए बच्चों, और ये आपको डिफरेंसेस इसके कभी भी नहीं भूलने चाहिए कि व्हाट इज एन एक्सुडेट एंड व्हाट इज एन ट्रांसुडेट जहाँ पे भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन की या एडिमा की बात हो। अच्छा, जब हम बात करते हैं कि इन्फ्लेमेशन रिलेटेड एडिमा एंड इफ्यूजन, देन वी विल यूज द वर्ड एक्सुडेट। These protein-rich exudates accumulate due to increase in the vascular permeability caused by the inflammatory mediator. ये आपने inflammatory mediators inflammation के यूनिट में स्टडी किए हुए होंगे। जब इन्फ्लेमेशन होती है कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर जैसे साइटोकाइन, कीमोकाइंस रिलीज होते हैं बॉडी से, इंटरल्यूकिन्स वगैरह, ये आप लोगों ने इन्फ्लेमेशन में स्टडी किए हुए होंगे। अच्छा, ये जब वेसल की परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई बॉडी में, कोई इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, दीज आर बेसिकली प्रोटीन रिच। जब भी इन्फ्लेमेशन के बाद जो एक्सुडेशन होगी या जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं या फ्लूइड एक्यूमुलेशन होगी, दैट फ्लूइड इज प्रोटीन rich. Usually, inflammation-associated edema is localized to one or a few tissues, but in systemic inflammatory states such as sepsis that produces widespread endothelial injury and dysfunction, generalized edema may appear, often with severe consequences. अब कह रहे हैं कि यूजुअली इन्फ्लेमेशन से जो एसोसिएटेड एडिमा होता है वो किसी भी एक टिश्यू में लोकलाइज होता है, एक ही जगह पे होता है। लेकिन अगर बॉडी में जनरलाइज कोई सिस्टेमिक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन हुई है, जैसे हम कहते हैं सेप्सिस हुई है बॉडी में और वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल इंजरी हुई। जब सेप्सिस होता है तो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड एंडोथेलियल इंजरी होती है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, पूरी बॉडी फंक्शन नहीं कर रही होती, ना किडनीज काम कर रही होती है, ना लिवर काम कर रहा होता है, ना हार्ट प्रॉपर्ली काम कर रहा होता है। तो उस पर हम टर्म यूज करते हैं सेप्सिस, जब बॉडी में जनरलाइज इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो वहाँ पे जनरलाइज एडिमा उन कंडीशन में डिवेलप करता है। अच्छा, अब हम जब नॉन इन्फ्लेमेटरी एडिमा और इफ्यूजन की बात करेंगे बच्चों, देन वी यूज द वर्ड ट्रांसुडेट। जब इन्फ्लेमेशन रिलेटेड से हमने बात की, दैट वाज exudate, and when we will use the non-inflammatory edema and effusion, then we will use the word transudate. और ये transudate exudate बेसिकली बच्चों फ्लूइड के लिए यूज हो। अब ये कंफ्यूज ना हो कि ये exudate क्या है, transudate क्या है, दिस इज बेसिकली अ फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो रहा था। Non-inflammatory edema and effusion are protein-poor fluids and they are called transudate. Protein-rich थे तो हमने कहा था exudate है, protein-poor है, then we will use transudate. अब non-inflammatory edema and effusions are common in many diseases including the heart failure, liver failure, renal diseases and severe nutritional disorder. Inflammation के अलावा जितने भी diseases disorders याद हों बच्चों को यहाँ पे मैनेज हो जाएंगे, जैसे हार्ट फेलियर है, लिवर नहीं काम कर रहा, किडनीज नहीं काम कर रहा, कोई भी न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर हुआ है, then we will use the term transudate. अच्छा, देन बच्चों आप लोगों के लिए इंटरनेट से एक पिक्चर ली है। दिस इज बेसिकली ट्रांसुडेट वर्सेस एक्सुडेट का डिफरेंस समझाने के लिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म। वैसे भी आप लोगों को जब आप क्लिनिकल सेटअप में जाओगे आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसुडेट और एक्सुडेट के डिफरेंस। अब यहाँ पे लंग्स दिखाए हुए बच्चों, ठीक है। दिस इज बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रांसुडेट वाला लंग है और दिस इज एक्सुडेट वाला लंग। ऊपर बताया हुआ प्लूरल इफ्यूजन। प्लूरल लंग को कहते हैं जब लंग के लिए लंग की जो वॉल होती है, लाइनिंग होती है, उसको हम प्लूरा कहते हैं। और जब एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द प्लूरल स्पेस हो रही हो, इस स्पेस में जो लंग को ये लंग है, ये पिंक वाले लंग है, बाकी सारा प्लूरल स्पेस है, जब उसके अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही हो तब हम उसे कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जब कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा तो हम उसको कहेंगे इफ्यूजन, नॉट एडीमा। एडीमा सिर्फ टिश्यूज के लिए यूज हो रहा है, जब भी बॉडी कैविटी में होगी तब हम उसको इफ्यूजन का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देखो जब एक्सुडेट हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन प्रोटीन रिच था, occurs due to inflammation and increased capillary permeability. Increased capillary permeability का मतलब क्या होता है? Permeable का मतलब होता है कि उससे बाहर निकलना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे अंदर दिखाया हुआ है
ये प्रोटीन वगैरह या जो भी ये छोटे पेन पॉइंट से दिखाए हैं यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जब इन्फ्लेमेशन हुई तो वेसल की जो परमेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है। एरो देखें बाहर की तरफ जा रहे हैं। कंडीशन बताई हुई कोई भी, जैसे कोई निमोनिया हुआ है, कोई ऑटोइम्यून, कोई इन्फेक्शन, वायरल, कोई टीबी, कोई कैंसर, इस तरह की कंडीशन में एक्सुडेटिव डिफ्यूजन होती है। अच्छा, जब ट्रांसुडेट का टर्म यूज किया हुआ है तो यहाँ पे देखें ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लो प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, फॉर एग्जांपल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। यहाँ पे लो प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन रिच था, हाई इन प्रोटीन एंड एलडीएच, एंड यहाँ लो इन प्रोटीन एंड एलडीएच। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना। इसकी शक्ल से भी थोड़ा सा आप इस लंग को जरा देख लें कि ये थोड़ा सा ट्रांसुडेटेड प्रोटीन पुअर है एंड इट्स बेसिकली एक्सुडेटिव। अच्छा, यहाँ पे बच्चों दिस इज द डायग्राम फ्रॉम रॉबिन्स। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ सिस्टेमिक एडिमा बताया हुआ है। आई होप अब तक काफ़ी क्लियर हो चुका होगा आपको एडिमा एंड इफ्यूजन। हार्ट फेलियर कंडीशन मैंने आप लोगों को, जैसे हम लोगों ने पढ़ी थी जब हमने इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेबल में डिस्कस किया था, वहाँ हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किन कंडीशन में होता है। यहाँ पे देखो हार्ट फेलियर हुआ, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया। अच्छा, जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो साथ रीनल ब्लड फ्लो, किडनीज को ब्लड फ्लो कम हो। जब किडनीज को ब्लड फ्लो कम हुआ है, इसके नतीजे मैंने आपको बताया था कि जब किडनीज को पता लग जाता है कि वहाँ ब्लड फ्लो कम है, सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट और वाटर को रिटेन करने की कोशिश करता है। ऐसे में ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, और जब वाटर रिटेन होगा तो इंक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली, और फिर एडीमा होगा। सात कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी कि डिक्रीज प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर में, मैल न्यूट्रिशन, डिक्रीज हेपेटिक सिंथेसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जहाँ पे प्लाज्मा एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो जाएगा। जब प्लाज्मा एल्ब्यूमिन डिक्रीज हो गया, प्रोटीन डिक्रीज हो गई, इट मींस कि प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, और दोनों कंडीशन में एडीमा हो गया। तो यहाँ हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों कंडीशंस को देख लिया एक साथ। यहाँ रॉबिन्स में ये डायग्राम बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म सिस्टेमिक एडिमा बताया हुआ है हार्ट फेलियर में, रीनल फेलियर में, मैल न्यूट्रिशन में, हेपेटिक फेलियर में और नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अच्छा, अब कॉजेज ऑफ एडिमा जो हम लोगों ने टेबल पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा जरा डिटेल में देख लेते हैं कि इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पहली कंडीशन थी, देन देयर वाज रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, देन देयर वाज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, देन देयर वाज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फ्लेमेशन भी थी, लेकिन वी विल डिस्कस दीस। अच्छा, जो पहली थी बच्चों इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वही चीज़ें मैं अब दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ कि इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड mainly caused by disorders that impair venous return. If the impairment is localized, अगर एक जगह पे impairment हुई हुई है, ठीक है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन, एडिमा हुआ है, वो किस कंडीशन में हो सकता है, जैसे डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। क्या होता है कि ज़्यादा अरसे तक एक पेशेंट बेड रिडन हो तो डीवीटी बन जाता है। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है कि क्लॉट, एक जगह पे वेसल के अंदर क्लॉट्स बन जाते हैं, डीप वेसल्स में, और फिर उसके नतीजे में क्या हो जाता है, उस पार्ट में एडिमा डेवलप हो जाता है क्योंकि वीनस रिटर्न इम्पेयर हो जाता है, क्लॉट बने हुए नीचे, पेशेंट इमोबिलाइज है, हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। इसके अलावा ऐसी कंडीशन विच लीड्स टू सिस्टेमिक इंक्रीज इन वीनस प्रेशर जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दे आर नोटेबली एसोसिएटेड विद मोर वाइडस्प्रेड एडिमा। ये पीछे मैंने आप लोगों को तस्वीर में दिखाया भी है, अभी पीछे हमने लास्ट डायग्राम में डिस्कस किया। अच्छा, दूसरी बच्चों कंडीशन थी रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एल्ब्यूमिन अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल बॉडी प्रोटीन। It follows that conditions leading to inadequate synthesis or increased loss of albumin from the circulation are common causes of reduced plasma oncotic pressure. So दो conditions, normally क्या होता है कि albumin normally हमारे body का half, total body plasma protein का half बनाती है albumin, और अगर एडिमा हो रहा हो तो वो क्या होगा, अगर इनएडिक्वेट सिंथेसिस प्रोटीन नॉर्मली नहीं बन रही, एल्ब्यूमिन नहीं बन रही, या ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर हो रहा है। अच्छा, अब बच्चों रिड्यूस एल्ब्यूमिन सिंथेसिस या लॉस कब होगा। रिड्यूस एल्ब्यूमिन सिंथेसिस मेनली जो हमने टेबल्स में देखी थी लिवर डिजीजेस में, जैसे एंड स्टेज सिरोसिस, जब लिवर बिल्कुल फेलियर की कंडीशन में होता है तो हम कहते हैं एंड स्टेज सिरोसिस, और प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन। फिर एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एल्ब्यूमिन, एक लिवर से रिलेटेड हो गया, एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ एल्ब्यूमिन लॉस इज द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, किडनी
इन विच नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम किडनीज के लिए यूज करें कि किडनीज का एक डिसऑर्डर होता है बच्चों जहाँ एल्ब्यूमिन ज़्यादा से ज़्यादा लीक आउट हो रहे होते हैं यूरिन में, इन विच एल्ब्यूमिन लीक्स इनटू द यूरिन टू एबनॉर्मली परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप लोग मेडिसिन में पढ़ोगे बच्चों, ये किडनीज का एक डिसऑर्डर है। Regardless of the cause, reduced plasma osmotic pressure leads in a stepwise fashion to edema, reduced intravascular volume, renal hypoperfusion, and secondary hyperaldosteronism. तो ये 4-5 कंडीशन है, ये एक स्टेप वाइज में बताया है कि किस तरह से एडीमा होगा डेवलप होता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि जब वेसल का वॉल्यूम डिक्रीज, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ वेसल से निकल रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस में एक्यूमुलेट हो रहा है। Not only does the ensuing salt and water retention by the kidney fail to correct the plasma volume deficit, but it also exacerbates the edema because the primary defect, a low plasma protein level, persists. अब वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर किडनी जो होती है, ना सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर की रिटेंशन एक तो किडनी फेलियर की वजह से खराब हो गई, इट किडनीज फेल टू करेक्ट द प्लाज्मा वॉल्यूम डेफिसिट, एक तो वो उसको करेक्ट नहीं कर पाती, और दूसरा एडीमा मजीद एक्सेसरबेट कब होगा, जब प्रोटीन लेवल भी ऊपर से बॉडी में कम हो जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी कंडीशन थी बच्चों सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। इंक्रीज सॉल्ट रिटेंशन विद ऑब्लिगेट रिटेंशन ऑफ एसोसिएटेड सॉल्ट, सॉल्ट रिटेंशन होगी साथ फ्लूइड रिटेंशन होगी, इट विल कॉज बोथ इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड डिमिनिश वैस्कुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। या तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है या वही कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है ड्यू टू डाइल्यूशन। Salt retention occurs whenever renal function is compromised, such as in primary kidney disorder, कोई भी cardiovascular disorder, renal perfusion जिसकी वजह से कम हो रही है। ये सारी वही टेबल है जो हमने डिस्कस किया था, उसको डिटेल में हम देख रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम थोड़ा सा यहाँ पे देख रहे हैं कि उसका फिनोमेना बताया हुआ है कि किस तरह से होता है कि इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रीनल हाइपोपर्फ्यूजन, इट इज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर which like hypoproteinemia results in the activation of the renin angiotensin aldosterone system। जब किडनीज प्रॉपर्ली परफ्यूज नहीं हो रही होती, किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, ये कब होता है, जब हार्ट फेलियर हो रहा हो। तो फिर क्या करती है किडनीज, हमारे एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करेगा, वो अपने तौर पे सॉल्ट और वाटर को रिटेन करने की कोशिश करता है, बॉडी के प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अब अर्ली जब हार्ट फेलियर होता है, दिस रिस्पॉन्स इज बेनिफिशियल, तब तो जब थोड़ा सा हार्ट फेलियर हुआ तब तो ये चलेगा। Is the retention of sodium and water and other adaptations including increased vascular tone and elevated level of antidiuretic hormone improve cardiac output, restore normal renal perfusion। मतलब नॉर्मली जब फर्स्ट स्टेजेस में होता है हार्ट फेलियर, तब तो ये रिस्पॉन्स ठीक रहता है कि सोडियम एंड वाटर को बॉडी रिटेन करने की कोशिश करती है, वेसल की टोन को इंक्रीज करती है, मतलब वेस्कुलर परमेबिलिटी को कम करेगी, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन के लेवल को ज़्यादा करेगी। एंटी डायूरेटिक मतलब कि वाटर का डायूरेसिस नहीं करेगी, वाटर को बॉडी से बाहर, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्टिवेट हो जाएगा, वाटर को रिटेन रखेगा, ज़्यादा बाहर नहीं ड्रेन करेगा। हाउएवर अब उसकी ऑपोजिट क्या हुआ कि अब शुरू स्टेजेस में तो मैनेज हो गया, लेकिन एज द हार्ट फेलियर वर्सन्स एंड कार्डिक आउटपुट डिमिनिशेस, अब कार्डिक आउटपुट कम होता जा रहा है, हार्ट क्योंकि फेलियर में जाता जा रहा है तो आउटपुट उसका कम होता जाएगा। The retained fluid merely increases the hydrostatic pressure leading to edema and effusion। तो eventually जो fluid रिटेन होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है तो किडनीज की फंक्शन नहीं करेंगी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा और सारे वाइस वर्सा फंक्शन बॉडी के डिस्टर्ब होते जाते हैं। जो लास्ट था जो हुआ लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कौन सी कंडीशन में होगी, आप याद रख सकते हो कि लिम्फेटिक ऑब्स्क्योर कब होंगी, जब कोई ट्रॉमा होगा, कोई भी फाइब्रोसिस हो जाएगी उस जगह पे, कोई भी ट्यूमर होगा, ट्यूमर ट्रॉमा आप याद रखें, कोई इन्फेक्शियस एजेंट होता है, they all disrupt the lymphatic vessel and impair the clearance of interstitial fluid resulting जब interstitial fluid basically lymphatic का क्या काम था, उन्होंने fluid को ड्रेन आउट करना था, lymphatic क्लियर कर रही होती है एक्सेसिव fluid को, और जब ये इम्पेयर हो जाएगा, जब ये खराब हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड की क्लियरेंस, देन इट विल रिजल्ट इन लिम्फेडिमा इन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब बच्चों कुछ कंडीशंस हैं, अब हम क्लिनिकल मैंने पिक्चर्स भी आगे लोड की हैं, कुछ क्लिनिकल टर्मिनोलॉजीज आपकी डेंटिस्ट्री से भी रिलेटेड मैंने जमा की हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ।
कि एक ड्रामेटिक एग्जांपल इसकी है पैरासिटिक, एक पैरासाइट है फिलेरी, ये कंडीशन है फिलेरिएसिस, लेकिन एक पैरासाइट है जो ये कंडीशन कॉज करता है, इन व्हिच द ऑर्गेनिज्म इंड्यूसेस ऑब्स्ट्रक्टिव फाइब्रोसिस ऑफ द लिम्फेटिक चैनल, लिम्फेटिक चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और लिम्फ नोड्स की। इसके नतीजे में क्या होता है कि इट रिजल्ट्स इन द एडिमा ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड लोअर लिम्ब। बेसिकली ये क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है बच्चों, एलिफेंटिएसिस या लिम्फेटिक फिलेरिएसिस, ये दोनों एक ही चीज है, एलिफेंटिएसिस भी और फिलेरिएसिस भी। इसमें क्या होता है, जब लिम्फेटिक चैनल्स की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो एडिमा हो जाता है कहाँ का, लोअर लिम्स का, नीचे, और एक्सटर्नल जेनिटेलियस का, एंड दैट इज सो मैसिव एज टू अर्न द एपिलेशन एलिफेंटिएसिस, एलिफेंट लाइक, बहुत ह्यूज जाइंट। And severe edema of the upper extremity may also complicate the surgical removal and radiation of the breast. और अगर ये edema upper extremity में होता है तो it will complicate the surgical removal and radiation of the breast and associated axillary lymph nodes in patient with breast cancer के patient में काफी complicate कर सकता है। जी बच्चों ये आप डायग्राम देख रहे हैं लिम्फेटिक फिलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस, यहाँ पे लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी, इसके नतीजे में आप इसका लेफ्ट फुट देखें, उसकी कितनी स्वेलिंग हुई हुई है और ये अजीब से यहाँ पे ये ब्लॉकेज बड़े बड़े बम्प से बने हैं। अच्छा, अब जब ग्रॉस पे आप कोई पेशेंट आपके पास आए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एडिमा हुआ है, तो ग्रॉस पे आपको क्या नजर आएगा, स्वेलिंग हुई। माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं तो क्या होता है कि इट इज एप्रिशिएटेड एज क्लियरिंग एंड सेपरेशन ऑफ द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड सटल सेल स्वेलिंग, सेल की स्वेलिंग हुई होती है और जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है ना उसकी क्लियरिंग हुई होती है, ठीक है। एनी ऑर्गन और टिश्यू कैन बी इन्वॉल्व बट एडिमा इज मोस्ट कॉमनली सीन, कोई भी ऑर्गन बॉडी का कोई भी टिश्यू इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली सबकुटेनियस टिश्यू, हमारा कुटेनियस हम स्किन के लिए यूज करते हैं, स्किन के नीचे, और लंग्स एंड ब्रेन, ये मोस्ट कॉमनली सीन टिश्यूज हैं जहाँ पे एडिमा होता है। अब डिफरेंट एडिमास होते हैं बॉडी में, एक सबकुटेनियस एडिमा होता है विच कैन बी डिफ्यूज कुटेनियस स्किन से, बच्चों याद रखना है, सबकुटेनियस एडिमा कैन बी डिफ्यूज और मोर कॉन्स्पिकुअस इन रीजन्स विद हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, के रीजन्स में डेवलप होता है जो स्किन का एडिमा है, ठीक है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी से रिलेटेड होता है, जैसे आप लेग्स में हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट एडिमा होता है, क्या होता है कि जब ज़्यादा देर तक आप खड़े रहते हैं, ठीक है, या उन कंडीशंस में भी जो है वो एडिमा डेवलप हो जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट एडिमा। इसके अलावा जब उसी एडिमा को मैंने आप लोगों को शुरू में पिक्चर दिखाई थी बच्चों, फिटिंग एडिमा की, फिंगर प्रेशर ओवर द मार्केटली एडिमेटेड सबक्यूटेनियस टिश्यू डिस्प्लेस द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। शुरू में अगर आप लोगों को पिक्चर याद हो बच्चों, वो दिखाई थी कि एक फुट था, उसमें एक पिट सा बना हुआ था, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बच्चों, ठीक है, ये पिट क्यों बनता है, ये एडिमा हुआ है, यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब आपने फिंगर प्रेस की उस पेशेंट की जिसकी लेग की स्वेलिंग हुई है, यहाँ एक पिट बन गया, ये पिट क्यों बना, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है, जब फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है इट मीन्स कि वहाँ पे पिट बन जाता है, पानी, नीचे पानी था, ठीक है, वो डिस्प्लेस हो गया सबकुटेनियसली, तो वहाँ पे पिट बन गया। और पिटिंग एडिमा, ये सबकुटेनियस एडिमा बच्चों आप लोग देखो यहाँ पे ये कितनी स्वेलिंग हुई है यहाँ पे। इसके अलावा डिपेंडेंट एडिमा, जब बहुत देर तक एक पाँव आप इस तरह लटका के बैठे हो तब भी आपके पाँव सूज जाते हैं, हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट एडिमा है। इसके अलावा पिटिंग एडिमा की ये वही सेम डायग्राम, अप्लाइंग प्रेशर टू द स्वोलन एरिया कॉजेज एन इंडेंटेशन दैट परसिस्ट फॉर सम टाइम, इंडेंटेशन मतलब एक गड़ा सा बन जाता है, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे देखो नीचे की तरफ, ठीक है, फ्लूइड नीचे की तरफ चला जाता है। अच्छा, फिर बच्चों आप देखो कि एडिमा किस वजह से हमने पढ़ा था, रीनल डिसफंक्शन की वजह से, वो ऑफन अपीयर्स इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी कनेक्टिंग लूज कनेक्टिव टिश्यू सच एज आईलिड्स। अच्छा, अगर रीनल डिसफंक्शन किडनीज प्रॉपर्ली काम नहीं करी, उस नतीजे में आईज की आईलिड्स के सराउंडिंग में एडिमा हो सकता है, और उसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल एडिमा। ऑर्बिट आई से याद रखना है और पेरी मतलब उसके सराउंडिंग में, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन स्फीयर रीनल डिजीज, ठीक है, ऐसे हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये देखो आप आईज में देख सकते हो, ये स्वेलिंग हुई हुई है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। अच्छा, इसके अलावा पल्मरी एडिमा, पल्मरी लंग से बच्चों याद रखना है, पल्मरी एडिमा द लंग्स कैन ऑफर 2 to 3 टाइम देयर नॉर्मल वेट, अपने वेट से 2 से 3 गुना ज्यादा हैवी हो जाते हैं। एंड सेक्शनिंग, जब आप उनको सेक्शन करते हो इट यील्ड्स फ्रॉथी ब्लड स्टेन फ्लूइड अ मिक्सचर ऑफ एयर एडिमा एंड एक्स्ट्राविटेटेड रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, जब आप उसको काटोगे सेक्शनिंग करोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ एयर भी मिलेगा, एडिमेटेड फ्लूइड भी मिलेगा, आरबीसीज भी मिलेंगे रेड कलर के। अच्छा, ये पल्मरी एडिमा की डायग्राम बच्चों देखो,
ये हेल्दी अल्वियोलाई दिखाए हमें लंग के अंदर, क्योंकि ये ब्रोंकाई हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये अल्वियोलाई है, क्लियर अल्वियोलाई है, नो फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग, लंग के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन नहीं हो रही नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आप अनहेल्दी अल्वियोलाई को देखो तो यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप इन द अल्वियोलाई, फ्लूइड लीकेज इनटू द लंग भी होती है। तो हम इस कंडीशन को कहते हैं पल्मोनरी एडीमा, ये लंग के अंदर हो रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन कहाँ पे हो रही थी? प्लूरल कैविटी में, बाहर हो रही थी प्लूरल कैविटी। अच्छा, पल्मोनरी एडीमा में देखिए, अब ब्रेन एडीमा देखते हैं कि इट कैन बी लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड द एक्सटेंट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस और इंजरी। जो भी कोई भी ब्रेन को इंजरी हुई उसके नतीजे में ब्रेन के जो सल्काए हैं वो नैरो हो जाते हैं और जो गायराए होते हैं वो डिस्टेंड हो जाते हैं। एनाटॉमी में आप लोगों ने देखा ही होंगे ब्रेन के सल्काए और गायराए, और ऐसा सेरेब्रल एडीमा आपको नजर आता है सीटी स्कैन पे, ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन। अच्छा, फिर उसके अलावा वही प्लूरल कैविटी जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उसके अंदर अब इफ्यूजन की मॉर्फोलॉजी अगर आप थोड़ी सी देखें तो इफ्यूजन अगर प्लूरल कैविटी में हो तो हम उसको कहते हैं हाइड्रोथोरैक्स या प्लूरल इफ्यूजन। अगर पेरिकार्डियल कैविटी हार्ट में हो तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोपेरिकार्डियम, और अगर पेरिटोनियल कैविटी में हो पेट के अंदर तो उसको हम हाइड्रोपेरिटोनियम या एस्टाइटिस कहते हैं, are common in wide range of clinical settings. And transutative diffusions are typically protein poor, ये वही चीज़ है, ट्रांसलूसेंट स्टॉक कलर की होती है। हाँ, ये उसकी आप मॉर्फोलॉजी देख लो बच्चों कि अगर आप ट्रांसुडेटिव डिफ्यूजन, अगर किसी का प्लूरल टैब देखो, ठीक है, ये एसाइटिक टैब देखो, और अगर उसमें स्टॉक कलर का है, प्रोटीन पुअर उसकी रिपोर्ट आती है, उसकी आप अगर सी एस रूटीन उसकी रिपोर्ट देखो, फ्लूइड मॉर्फोलॉजी वगैरह, माइक्रोस्कोपी सॉरी, और फिर उसके बाद लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो पाइलस इफ्यूजन उसको हम कहते हैं, मिल्की कलर की होती है अगर लिम्फेटिक्स के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई। और एक्सुडेटिव इफ्यूजन प्रोटीन रिच होती है और उसमें फ्लूइड जो होता है वो क्लाउडी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाइट सेल। जो ट्रांसुडेट का था वो स्ट्रॉ कलर्ड होता है और एक्सुडेट का क्लाउडी होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर बच्चों हुई प्लूरल इफ्यूजन दिखाई भी है कि यहाँ प्लूरल कैविटी में होगी। यहाँ पे हाइड्रोपेरिकार्डियम हार्ट की सेक्शनिंग दिखाई दी है, किस तरह से होगी। फिर यहाँ पे हाइड्रोपेरिटोनियम, अगर फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी में है तो हम उसको एसाइटिस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हेल्दी है ह्यूमन और ये डिजीज है, ठीक है। फिर सबकुटेनियस एडीमा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, इट इज इंपॉर्टेंट प्राइमरीली बिकॉज इट सिग्नल्स पोटेंशियल अंडरलाइंग कार्डियक और रीनल डिजीज। हाउएवर व्हेन सिग्निफिकेंट इट कैन आल्सो इंपेयर वुंड हीलिंग और द क्लियरेंस ऑफ इन्फेक्शन। फिर पल्मोनरी एडीमा इट इज अ कॉमन क्लिनिकल प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में होता है। साथ इसके इट कैन ऑल्सो अकर विद रीनल फेलियर, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन में। कि ये वही बातें बार बार रिपीट हुई हैं जो मैंने आपको बताई, ठीक है। फिर पल्मोनरी इफ्यूजन वगैरह में किस तरह से होता है, प्लूरल इफ्यूजन जो पीछे बताई हुई है, एसाइटिस वो होती है जब मोस्ट कॉमनली पोर्टल हाइपरटेंशन, लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता तो इस कंडीशन में एसाइटिस डेवलप हो जाती है। या ब्रेन एडीमा, कोई भी ब्रेन की कोई भी कंडीशन, कोई भी ब्रेन स्टेम वैस्कुलर सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हुई होती है, ब्रेन को कोई ट्रॉमा या ट्यूमर हुआ है, उस कंडीशन में भी ब्रेन एडीमा डेवलप होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी क्वेरीज हम डिस्कस करते हैं आप लोगों की डेंटिस्ट्री में जो आप लोग देखोगे। नॉर्मली आप लोग देखोगे बक्कल एंड जिंजिवल एडीमा। जब आप लोग एडीमा का वर्ड कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ठीक है। जब बक्कल कैविटी में ये मुंह के अंदर या जिंजिवा का एडीमा हुआ होगा तब आप यहाँ पे कहोगे दिस इज बक्कल एंड जिंजिवल एडीमा। साथ फिर यहाँ पे आप अगर देखो कि डेंटल इम्प्लांट अगर किसी की सर्जरी होती है तब भी वो स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, तब भी हम कहते हैं कि एडीमा बहुत ज़्यादा हुआ है। इसके अलावा जिंजिवल एडीमा यहाँ पे दिखाया हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा पेरी ऑर्बिटल एडीमा नॉर्मली डेंटल एक्सट्रैक्शन के बाद भी डेवलप हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये बच्चों आप लोग के कुछ स्लाइड थी जो मैंने डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जमा की थी। जिंजिवल एडीमा वगैरह की सर्जरी या इम्प्लांट के बाद भी स्वेलिंग एडीमा डेवलप हो जाता है। पुअर डेंटल हाइजीन ऑल्सो लीड्स टू दिस जिंजिवल एडीमा। सो दिस वाज द टॉपिक। आज एडीमा और डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखाना था। आगे हम यूनिट में जितना भी डिस्कस करेंगे वो हम इसी से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे, इसी को आगे लेके चलेंगे। तो अगर किसी को कोई क्वेरीज हैं बच्चों,
बच्चे अभी क्या करना है, खत्म हो गया? नहीं, बच्चों की कोई क्वेरीज वगैरह? वो समझ लें। मुर्गी जो तुमने बनाई थी जो बच्चों अगर किसी की क्वेरी वगैरह है एडिमा और इफ्यूजन से रिलेटेड तो मेरे से पूछो। कोई में कोई कंफ्यूजन हुई हो, आई होप काफी समझ तो आ जानी चाहिए एडिमा और इफ्यूजन की। अच्छा, कल बच्चों हम लोग कल मेरी आप लोगों के साथ क्लास है, हम लोग हाइपरईमिया कंजेशन को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा हीमोस्टेसिस को डिस्कस करेंगे। और लेकिन ये है कि आप लोग इस टॉपिक को एक दफ़ा रॉबिन से ज़रूर पढ़ लेना। हार्डली ये 2 पेजेस का है और जितनी भी मैंने आप लोगों को डायग्राम्स और स्लाइड्स दिखाई हैं और जितनी भी टेबल दिखाए हैं वो सारे रॉबिन से ही लिए हुए थे। सो जब आप रॉबिन को स्टडी करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा इसको करना। These all things, these all definition, these all pictures and these all tables are from Robin। और आप लोग रॉबिन से स्टडी करते हो। कुछ टेबल जिस तरह ये वाले हैं, कैटेगरीज ऑफ एडिमा, ये बच्चों याद करने होंगे, ठीक है। लेकिन मेन आप लोगों को जैसे इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, सोडियम रिटेंशन, इन्फ्लेमेशन, वो करने होंगे। ये भूलने वाली चीज़ नहीं, ये अगर आप समझ के भी करो तो आप बहुत इजीली याद करो, समझ के याद करो, आपको भूलेगा नहीं। और बाकी जो आप लोगों के ये हिस्ट्री में आप लोग जब ये टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो आप लोगों ने अब स्वेलिंग का वर्ड यूज नहीं करना होगा, वहाँ पे आप लोग एडिमा का वर्ड यूज करोगे। स्वेलिंग इज द लेमन टर्मिनोलॉजी, डॉक्टर के लिए दैट टर्म इज एडिमा। और किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है बच्चों को पूछ लो, ये टाइम खत्म होने वाला है अपना। और कल हम लोग फिर हाइपरीमिया और कंजेशन स्टार्ट करेंगे। जो क्वेरी है किसी को?